गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग अपने महा सीरीज के दूसरे अध्याय की ओर चल रहे हैं, दूसरे पार्ट में चल रहे हैं। कल हम लोग पौधों में पोषण के बारे में देखे थे। कल हम लोग पौधों में पोषण कैसे कैसे होता है, पोषण क्या होता है, नहीं होता है, इस सब के बारे में कल हम लोगों ने बड़े ही अच्छे से डिटेल में देखा था। आज हम लोग जंतु में पोषण के बारे में देखेंगे और ये पोषण चैप्टर का आज लास्ट क्लास होगा। जंतु में पोषण आज पूरा का पूरा हम लोग कवर करेंगे। देखिए, जंतु में पोषण का अगर हम लोग बात करेंगे तो कल हम लोगों ने देखा था कि पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। और जितने भी जंतु हैं वो सब के सब जंतु क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। मतलब ये भोजन के लिए हमेशा किसी न किसी रूप में दूसरे पर निर्भर रहेगा। दूसरे पर ये निर्भर रहता है ये, चाहे जैसे भी हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी हो, दूसरे पर निर्भर रहता है। कौन? जंतु। तो आज हम लोग इसी में पोषण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले जो एक कोशिकीय जीव सब है उसके बारे में हम लोग शुरुआत करेंगे। जो सबसे पहले चलेगा आपका, ये सब कल ही हम लोग पढ़ लिए थे। हम लोग सबसे पहले एक कोशिकीय जीव के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फिर मनुष्य पे आएंगे। धीरे धीरे अपने सीरीज को आगे की ओर बढ़ाना है। बने रहिएगा आप लोग, बिना स्किप किए हुए बढ़िया से देखिएगा। आज हम लोग जंतु में पोषण में सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा, देखिए सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला ये जीव है, कोशिकीय जीव। अमीबा में पोषण कैसे होगा? अमीबा में पोषण मतलब अमीबा में भोजन का पाचन, बहिष्करण, ये सब कैसे होता है, नहीं होता है, हम लोग उसी के बारे में आज देखने वाले हैं। चलिए देखिए, अमीबा में पोषण का जब हम लोग बात करेंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या? देखिए, सबसे पहले अमीबा जो है ये मैक्सिमम टाइम यूज होने वाला जीव है। एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है ये? एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है। कौन है? अमीबा। ये मृदु जल में होता है। कैसे जल में होते हैं? ये मृदु जलीय जीव है। ये मृदु जलीय जीव है। और तीसरा पॉइंट इसमें जो ध्यान रखना है, ये प्राणी समपोषी जीव है। प्राणी समपोषी जीव। प्राणी समपोषी का मतलब भोजन का पाचन कहां पे होगा? शरीर के सतह के अंदर में होगा। शरीर के सतह के अंदर होगा भोजन का पाचन। ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इस अमीबा में ये जो एक कोशिकीय जीव है, ये मृदुजलीय जीव है, प्राणी समपोषी जीव है, तो इसमें पोषण कैसे होता है उससे पहले हम लोग समझते हैं कि अमीबा आखिर खाता क्या सब है। अमीबा खाता क्या सब है? तो अमीबा का जो भोजन है, इसका जो भोजन है, ये क्या सब हो सकता है? ये हो सकता है बैक्टीरिया। क्या हो सकता है? बैक्टीरिया हो सकता है। डाइटम हो सकता है। डाइटम हो सकता है। छोटे छोटे जीव हो सकते हैं। छोटे छोटे, जो अमीबा से भी एक कोशिकीय जीव छोटा हो, छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव हो सकते हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं, या कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ सब भी हो सकते हैं। ये सब के सब किसका भोजन है? बैक्टीरिया का भोजन है। अमीबा का भोजन है, सॉरी, अमीबा का भोजन क्या सब हो जाएगा? बैक्टीरिया, डाइटम, छोटे छोटे शैवाल के टुकड़े, एक कोशिकीय जीव, ये सब क्या हो जाएगा? अमीबा का भोजन हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग समझते हैं अमीबा का भोजन कैसे होता है। उससे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि अमीबा होता कैसे। देखिए, अमीबा का कोई भी आकार जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। अमीबा का कोई भी आकार क्या होता है? फिक्स। अमीबा का जो आकार होता है ये क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। देखिए, ये बनाइए, इसके अंदर एक बड़ा सा केंद्रक होता है। ध्यान में रखिएगा। ये क्या हो गया? केंद्रक हो गया। केंद्रक हो गया। देखिए, अमीबा का आकार जो होता है ये निश्चित नहीं होता है। जोकर है ये, जोकर। आकार ये क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। निश्चित
नहीं होता है। ये आकार निश्चित क्यों नहीं होता? देखिए इसमें जो ना हाथ पैर ये सब कुछ होता नहीं है, एक कोष की तो जीवी है बेचारा, समझ गए ना। तो इसमें क्या होता है ना, सीरोपोडिया बनते रहता है, कूटपाद बनते रहता है। क्या बनते रहता है? कूटपाद, मतलब इसका हाथ पैर जो भोजन सबको पकड़ेगा खाएगा। तो यही कूटपाद बनने के कारण इसका आकार क्या होता है? बिगड़ते रहता है हमेशा। ये किसके कारण होता है? कूटपाद बनने के कारण क्या होता है? इसका आकार हमेशा बदलते रहता है। तो देखिए अमीबा में भोजन कैसे कैसे होगा इसको समझिए। देखिए ये मान लीजिए एक अमीबा हो गया, ये अमीबा हो गया। अमीबा के बगल में ये भोजन का टुकड़ा है। क्या है ये भोजन का टुकड़ा है, ये भोजन हो गया। अमीबा के पूरे पूरे कहाँ पे रहेगा? नजदीक में रहेगा। अब क्या हो रहा है आज? अमीबा के नजदीक में क्या होगा? ये भोजन का टुकड़ा होगा। अब अमीबा जैसे इसको देखा, अब क्या करेगा? ये तेजी से इस भोजन के तरफ बढ़ेगा। तेजी से क्या करेगा? ये इस भोजन के तरफ बढ़ेगा। तो ये भोजन के पूरे पूरे क्या हो जाएगा? नजदीक आ जाएगा। और जैसे नजदीक आएगा तीसरे स्टेप में ये भोजन के चारों ओर, ये भोजन के चारों ओर क्या करेगा? ऐसे स्ट्रक्चर बढ़ाएगा, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बढ़ाएगा। और किसका निर्माण करेगा? ये कूटपाद का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? कूटपाद। ये क्या हो जाएगा इसका? कूटपाद। कूटपाद। और जब कूटपाद इस भोजन को, जब ये कूटपाद क्या करेगा? इस भोजन को क्या करेगा? चारों तरफ से क्या कर लेगा? घेर लेगा। इस चारों तरफ से क्या कर लेगा? घेर लेगा। ये भोजन हो गया। अब ये कूटपाद क्या कर आगे बढ़ा, ये ऐसे बढ़ा, ये इधर से आगे बढ़ा, ये चारों तरफ से घेर लिया। फिर इसका ये जो दोनों पार्ट दिख रहा है, ये जो पीछे वाला पार्ट होता है ये कूटपाद का, ये आपस में जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जुड़ गया। अब ये जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे भोजन रसधानी। क्या बोलेंगे? भोजन रसधानी। इसी में क्या होते हैं? जल और एंजाइम होते हैं। पानी भी होता है और क्या होता है? एंजाइम भी होता है। और इसी जल और एंजाइम से ये भोजन का क्या होता है? पाचन बंद हो जाता है। क्या होता है? इस भोजन का पाचन हो जाएगा। अब देखिए भोजन तो पच गया। भोजन पचने के बाद ये अमीबा क्या करेगा? इसमें जो पचा हुआ भोजन के अंदर जो भी पोषक तत्व है वो तो इसके शरीर की सतह के अंदर चला गया। अब कुछ तो अपचा भोजन भी बचेगा ना। तो अपचा भोजन मान लीजिए इसके अंदर ये बना, ठीक ना। तो अब इसके पास कोई एक स्पेशल स्ट्रक्चर तो है नहीं जिससे ये क्या करे? बाहर निकाल दिया जा सके। तो ये स्ट्रक्चर नहीं होने के कारण इसमें कहीं पे एक अस्थायी छिद्र बनता है। ऐसे तुरंत बनेगा, तुरंत खत्म ये छिद्र। और इसी छिद्र से ये भोजन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। इस छिद्र से क्या होगा? ये भोजन बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या होता है? इसमें बहिष्करण हो जाता है। समझ गए? तो सबसे पहले अमीबा में जो भोजन का पाचन होगा वो कैसे कैसे होगा समझिए। सबसे पहले अमीबा क्या करेगा? अमीबा के नजदीक में कौन आएगा? भोजन आएगा। जब भोजन आएगा तो अमीबा क्या बनाएगा? कूटपाद बनाएगा। क्या बनाएगा? कूटपाद बनेगा। फिर कूटपाद क्या करेगा? तेजी से भोजन को क्या कर लेगा? घेर लेगा। कूटपाद भोजन को घेरेगा। घेरेगा। घेरने के बाद कूटपाद का जो पिछला वाला भाग होता है वो क्या होगा? आपस में जुड़ जाएगा। कूटपाद का पार्श्व भाग क्या हो जाएगा? आपस में जुड़ जाएगा। आपस में जुड़ने के बाद आपस में जुड़ने के बाद क्या करेगा? कूटपाद का पार्श्व भाग जब आपस में जुड़ जाएगा तो जुड़ने के बाद क्या करेगा? तीसरा स्टेप है ये इधर। जब आपस में जुड़ जाएगा ये कूटपाद तो यहाँ पे क्या बनेगा? फिर भोजन रसधानी बनेगा। क्या बनेगा? भोजन रसधानी बनेगा। भोजन रसधानी में क्या सब रहेगा? जल और एंजाइम रहेगा। जल रहेगा और एंजाइम रहेगा। इससे भोजन का क्या हो जाएगा? पाचन हो जाएगा। पाचन के बाद क्या होगा? अपचा भोजन के लिए एक अस्थायी छिद्र बनेगा। अस्थायी छिद्र बनेगा जिससे होते हुए अपचा भोजन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। आप लोग अमीबा में भोजन का पोषण कैसे होता है अमीबा में ये समझ गए होंगे।
अच्छा से समझ गए होंगे। सबसे पहले अमीबा भोजन के चारों ओर, भोजन को जैसे नजदीक में देखता है तो उसके चारों ओर तेजी से बढ़ के क्या कर देगा, कूटपाद का निर्माण करेगा। कूटपाद तेजी से बढ़ेगा और भोजन को चारों ओर से घेर के आपस में जुड़ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, भोजन राजधानी बनेगा। और भोजन राजधानी में क्या सब रहेगा, जल और एंजाइम सब रहता है, जिससे भोजन का पाचन हो जाएगा। और भोजन के पाचन के बाद अपचा भोजन जो भी रहेगा अमीबा के अंदर, उसके लिए एक अस्थायी टेम्पोररी छिद्र का निर्माण होता है, जिससे वो सब बाहर निकल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसी क्रम में अब हम लोग पैरामीशियम को भी काहेला छोड़ेंगे, पैरामीशियम को भी पढ़िए लेते हैं। पैरामीशियम देखिए, ये भी एक प्राणी समभोजी जीव है। कैसा है? प्राणी समपोषी, समपोषी जीव है। ये भी कैसा जीव है? एक प्राणी समपोषी जीव है। ये भी मृदु जल में होता है। कहाँ पे होता है? मृदु जल में होता है ये, ठीक ना। लेकिन देखिए, बैक्टीरिया में, अमीबा में और पैरामीशियम में, दोनों में अंतर क्या है कि पैरामीशियम का आकार जो होता है ना, ये निश्चित होता है। क्या होता है? आकार निश्चित होता है इसका। लेकिन अमीबा का जो आकार था वो क्या था? अनिश्चित था, उसका निश्चित नहीं था। इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है बता देते हैं आपको। स्लीपर चप्पल जानते हैं? स्लीपर शेप का होता है, स्लीपर शेप का होता है। किस शेप का होता है? स्लीपर के शेप का होता है, ठीक। अब देखिए, अमीबा में भोजन के ग्रहण करने के लिए क्या था? कूटपाद था। अमीबा में क्या था? कूटपाद था। इसमें क्या रहेगा? साइटोस्टोम रहेगा, साइटोस्टोम। ये किस में रहेगा? पैरामीशियम में रहेगा, पैरामीशियम में रहेगा। और ये क्या है? प्रोटोजोआ है, याद रखिएगा ये चीज, प्रोटोजोआ है। अगर आपको बोलेगा कि एक ऐसे प्राणी समपोषी प्रोटोजोआ का नाम बताओ जिसका आकार फिक्स होता है, तो क्या देखिएगा? पैरामीशियम। क्या दीजिएगा? पैरामीशियम। अब समझिए पैरामीशियम में क्या क्या होता है। देखिए, पैरामीशियम का अगर हम लोग फोटो बनाए, इसके ऊपर में क्या होता है? सिलिया रहेगा, पूरा का पूरा फैला हुआ। क्या रहेगा? फैला हुआ सिलिया। इसके ऊपर में चारों तरफ हेयर जैसे स्ट्रक्चर रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिलिया। देखिए, अब ये यहां पे एक स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, इसी को हम लोग बोलते हैं साइटोस्टोम। क्या बोलते हैं? साइटोस्टोम। या फिर क्या बोल सकते हैं? कोशिका मुख, कोशिका मुख। साइटोस्टोम बोल सकते हैं या फिर कोशिका मुख। ये क्या हो गया आपका? सिलिया। ये क्या करता है? ये चलने फिरने में, लोकोमोशन मूवमेंट में, इस समय क्या होता है? चलने फिरने में ये मदद करता है। इसका प्रचलन अंगक यही है, चलने फिरने में क्या मदद करता है? मदद करता है। देखिए, भोजन सब क्या होता है, इसके अगर नजदीक रहे तो ये इसी को साइटोस्टोम से होते हुए अंदर जाएगा और यहाँ पे इसका पाचन होता है। फिर चलिए, आशा करते हैं आप लोग पैरामीशियम के बारे में और अमीबा के बारे में बढ़िया से समझ गए होंगे। एक बार हम लोग डिटेल कंपेरिजन देख लेते हैं दोनों का। देखिए, अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा का आकार क्या होता है? निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। अनिश्चित। इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। निश्चित होता है तो किस शेप का? स्लीपर शेप का। स्लीपर चप्पल, हवाई चप्पल स्लीपर चप्पल का होता है। देखिए इधर, अब अमीबा भी क्या होता है? एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। ये भी क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अब देखिए अगला, ये भी मृदु जल में होता है। कहाँ पे रहेगा? मृदु जल में। और पैरामीशियम भी कहाँ रहता है? मृदु जल में रहता है। अमीबा में जो भोजन का इसका जो ग्रहण करेगा वो किससे करेगा? कूटपाद से करेगा। किससे करेगा? कूटपाद से करेगा। ये किससे करेगा? कोशिका मुख या फिर साइटोस्टोम से करेगा। किससे करेगा? साइटोस्टोम से करेगा। कोशिका मुख या फिर साइटोस्टोम से करेगा।
तो आप लोग देखिए इतना को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये भी प्राणी समपोषी, प्राणी समपोषी, और ये भी क्या हो जाएगा, प्राणी समपोषी। अमीबा और पैरामीशियम का ये डिटेल कंपैरिजन है, ध्यान में रखिएगा। इसका आकार किसी भी शेप का हो सकता है, ये निश्चित नहीं होता है। इसका आकार स्लीपर चप्पल के शेप का होता है, ये निश्चित होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। अब हम लोग आएंगे मनुष्य में पाचन के बारे में। ये देखिए, जंतु में पाचन में हम लोग एक कोशिकीय जीव के बारे में पढ़ लिए हैं, जिसमें हम लोग अमीबा और पैरामीशियम के बारे में पढ़े हैं। अब हम लोग देखेंगे मनुष्य में कैसे कैसे पाचन होता है। किसमें? मनुष्य में। मनुष्य में पाचन, देखिए आपके सामने में एक फोटो दिख रहा है। आपके सामने में क्या है? एक फोटो है। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा एक पाचन तंत्र का फोटो है। किसका है फोटो? पाचन तंत्र का है। ये पाचन तंत्र का ये फोटो है। अब इसमें क्या होता है समझिए। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पाचन होता क्या है। देखिए, ये भोजन का टुकड़ा है, चावल, दाल, सब्जी, जो भी आप समझिए, ये भोजन का क्या है? टुकड़ा है। और बड़े बड़े कण है। क्या है? ये बड़े बड़े भोजन के कण है। भोजन के कण है। इसको क्या किया जाता है? मानव शरीर में बहुत सारे प्रकार के एंजाइम है, हम सब के बारे में पढ़ेंगे, समझ गए ना। एंजाइम है, और कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो जल के प्रेजेंस में काम करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ठीक ना। और ये एंजाइम क्या करेगा? इस भोजन के बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े में बदल देगा। कैसे बदल देगा? छोटे छोटे टुकड़े में बदल देगा, ठीक है ना। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पाचन। ये किस में बदल दिए? छोटे छोटे टुकड़े में बदल दिए। मतलब ऐसा टुकड़ा जो हमारे कोशिका के द्वारा क्या हो जाए? अवशोषित होने वाला हो। अवशोषित मतलब उसको सोख सकता है, तो उस टुकड़े में बदल देगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग, ऐसे प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? पाचन। क्या बोलेंगे? पाचन। चलिए, पाचन समझ गए। मतलब भोजन में मौजूद बड़े बड़े जो भोजन के कण है, उसको एंजाइम के द्वारा किस में बदल दिया जाएगा? छोटे छोटे टुकड़े में बदल दिया जाएगा। अवशोषित होने वाले छोटे छोटे टुकड़े में बदल दिया जाएगा। उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? पाचन। क्या बोलेंगे? पाचन। देखिए, ये जो पाचन है, इसके लिए, इस पाचन को पूरा करने के लिए हमारे पास एक बड़े ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, जिसका नाम है पाचन तंत्र। क्या नाम है? पाचन तंत्र। और इसी के अंदर आ जाते हैं आपका ये, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आहार नाल। देखिए, इसकी लंबाई 10 मीटर की होती है, 8 से 10 मीटर तक फैले रहती है। ये 8 से 10 मीटर की हो सकती है ये, ठीक ना। ये जो आहार नाल है, ये मुख से लेके, कहां से? मुख मतलब, मुख मतलब मुंह, मुंह से लेके और मल द्वार तक फैले होता है। हम अब सब समझा रहे हैं अभी। देखिए, ये हो गया, ये हो गया मुंह। ये यहां से लेकर और भोजन यहां तक, मल द्वार तक, यहां तक ये फैले होते हैं। तो इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। ये जो आपको पास पूरा पूरा दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। तो सबसे पहले भोजन हम लोग कहां से खाएंगे? मुंह से खाएंगे। तो सबसे पहले किस में जाएगा? मुंह में गया। तो इसका मतलब है भोजन का पाचन कहां से शुरू हो जाएगा? मुंह से शुरू हो जाएगा। अब मुंह में क्या है, नहीं है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग से, इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, इसी सीरीज में पढ़ेंगे, और आज ही पढ़ेंगे। देखिए, ये भोजन का पाचन कहां से शुरू हो जाएगा? मुंह से शुरू होगा। मुंह में भोजन जाने के बाद देखिए, हमारे मुंह में जैसे भोजन पहुंचेगा, तो मुंह के अंदर दिखेगा क्या? सब जीव दिखेगा। क्या दिखेगा? जैसे ही मुंह में जाएगा, तो मुंह के अंदर में हमको क्या सब दिखेगा? जीव दिखेगा। क्या दिखेगा? जीव दिखेगा। दांत दिखेगा। तो जीव और दांत के बारे में भी पढ़ना है, समझ गए? ठीक है। उसके भी पहले वेजिटेबल मिलता है, ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी, सब मिलेगा। हमको उतना अभी नहीं पढ़ना है, हम लोग अभी जीव और दांत के बारे में मुंह में देखेंगे।
फिर जैसे ही भोजन वहां पे चल जाएगा दांत पे, दांत पे पिसने के बाद भोजन क्या आ जाएगा, ये ग्रास नली में आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा ग्रास नली में। ये किस में आ जाएगा, ग्रास नली में आ जाएगा। और ग्रास नली से भोजन कहाँ पहुंच जाएगा, ये अमाशय में पहुंचेगा। कहाँ पे पहुंचेगा, अमाशय में पहुंचेगा। अमाशय से भोजन पहुंचेगा कहाँ पे, सीधे छोटी आंत में पहुंचेगा, यहाँ पे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, छोटी आंत बोलेंगे। और इस छोटी आंत से भोजन कहाँ पहुंचेगा, ये जो बड़ी आंत दिख रहा है आपको, मोटा तागड़ा, इस बड़ी आंत में पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेगा भोजन, बड़ी आंत में। ये छोटी आंत, यहीं पे भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है, और जो भी अपचा भोजन रहेगा बेचारा यहाँ पे जमा रहेगा। इस सब को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी जो पढ़ेंगे वो मुंह से स्टार्ट करेंगे, और मुंह में सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, जीभ को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, जीभ को पढ़ेंगे। देखिए जीभ, सबसे पहले तो याद रखिएगा, जीभ जो है मांस की बनी एक संरचना है। किसकी बनी संरचना है, मांस की बनी संरचना है। जीभ किसकी बनी संरचना है, मांस की बनी संरचना है। और ये हमें स्वाद लेने में हेल्प करता है। किसमें सहायता करता है, स्वाद लेने में सहायता करता है। स्वाद, जीभ क्या है, ये स्वाद लेने में हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करेगा, स्वाद लेने में ये हेल्प करता है, ठीक ना। तो ध्यान में रखिएगा, जीभ मांस की बनी संरचना है। किसकी बनी संरचना है, ये मांस की बनी संरचना, और ये किस चीज में हेल्प करता है, स्वाद लेने में हेल्प करता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, ये बोलने में भी हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है, बोलने में भी हेल्प करता है। ये बोलने में भी मदद करता है, बोलने में मदद करता है। तीसरा के बाद चौथा पॉइंट याद रखिएगा, ये भोजन को निगलने में भी हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, भोजन को निगलने में भी हेल्प करता है। अब थोड़ा हम लोग जीभ के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। देखिए जीभ का जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है सामने में, ये जो जीभ का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको सामने में, इस जीभ के ऊपर में क्या होता है, छोटे 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 बहुत सारे अंकुर के जैसे ऐसे संरचना होता है। आप मिरर में आप ऐना के पास जाएंगे, खड़े हो जाएंगे ऐनक के पास, और जाके देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, ठीक ना। इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं, पपेलिया। क्या बोलते हैं, पपेलिया। ये जो आपको दिखता है ये 8 नंबर में होता है। क्या वो पपेलिया होता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 गो पपेलिया होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सरकमवैलेंट पपेलिया। अच्छा ये पपेलिया सब जो है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं स्वाद कलियां। क्या बोलते हैं इसको, स्वाद कलियां। स्वाद कलियां, ये जो आपको अंकुर के जैसे संरचना दिखाई देगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वाद कलियां। और यही भोजन को किस चीज में हेल्प करता है, स्वाद लेने में हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है, स्वाद लेने में हेल्प करता है। तो अगर आपको पूछेगा कोई कि स्वाद कलियां किसे कहते हैं, तो जीभ के ऊपरी सतह पर, कैसा सतह है ये, सबसे ऊपर वाला है ना, तो ऊपरी सतह पर छोटे छोटे क्या है, अंकुर के जैसे, अंकुर मतलब दाने 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 जैसे संरचना है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्वाद कलियां। क्या बोलेंगे, स्वाद कलियां। ध्यान में रखिएगा इस चीज को। तो जीभ के बारे में आप लोग समझ चुके हैं, जीभ क्या सब होता है, मांस की बनी संरचना है, यह स्वाद लेने में सहायता करता है, बोलने में सहायता करता है, भोजन को निगलने में सहायता करता है। जीभ के ऊपरी सतह पर क्या होता है, छोटे छोटे अंकुर के जैसे, कैसे होते हैं, अंकुर, अंकुर के जैसे संरचना होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वाद कलियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वाद कलियां बोलते हैं। अगला है, जब हम लोग मुंह में जीभ पढ़ लिए तो उसके बाद पॉइंट आता है दांत के बारे में। किसके बारे में आता है, दांत के बारे में आता है। तो देखिए दांत क्या होता है, समझिए। दांत, ये तो सबसे आकर्षक चीज है, यही तो हमारे चेहरे की खूबसूरती को चार चांद लगाता है। अगर कोई लड़की बड़ा सुंदर हो और उसका दांते पियर हो ना, तो देखने में बड़ी मजा आता है। फिर समझ गए ना। तो दांत जो है ना, हमारी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। ध्यान में रखिएगा ये चीज। तो दांत को सब दिन साफ कीजिएगा, ढंग से धो धो के मज मज के साफ कीजिएगा। जैसे नहाते टाइम में शरीर में मोइल ना रहे, पूरा मज मज के नहाते हैं, वैसे ही दांत को भी अच्छे से धोना है, अच्छे वाले टूथपेस्ट का यूज करके। चलिए देखिए, अभी हम लोग दांत के बारे में पढ़ेंगे। दांत क्या है समझिए। दांत सबसे पहले भोजन को चबाने में मदद करता है। किस में मदद करेगा, चबाने में मदद करता है।
इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं दांत के? 3 भाग होते हैं। जड़, जड़, ग्रीवा और शिखर। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, जड़, ग्रीवा और शिखर। ये जड़ जो होता है ये मसूरा में धसा होता है। किस में धसा होता है? मसूरा में धसा होता है। ग्रीवा बीच वाले भाग को बोलेंगे। किस भाग? ग्रीवा। इसको क्या बोलेंगे? ग्रीवा। क्या बोलेंगे? ग्रीवा। ये क्या होता है? बीच में होता है। कहाँ पे होता है? दांत के बीच वाले भाग को बोलेंगे। और शिखर सबसे बाहर वाले भाग को बोलेंगे। देखिए जैसे इसमें देखिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जड़। ये कौन सा भाग हो गया? जड़। ये बीच वाला भाग क्या हो जाएगा? ग्रीवा। और ये सबसे ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा? शिखर। ठीक ना? ये जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है ना, इसी में ये उजले कलर का आपको इनामेल दिखता है। क्या दिखता है? इनामेल। ये जो इनामेल है ये मानव जगत का, या फिर ऐसे समझिए एनिमेलिया जगत का, एनिमेलिया जगत का सबसे मजबूत पार्ट है ये। अगर हमारे शरीर में बोलेगा कि सबसे मजबूत भाग कौन सा है? इनामेल है। जंतु जगत में सबसे मजबूत पार्ट कौन है? इनामेल है। समझ गए ना? अब ये इनामेल इतना मजबूत क्यों होता है, नहीं होता है, इसके लिए हम लोग एक दांत का स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम लोग समझेंगे। ठीक ना? तो दांत के ये 3 भाग होते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि दांत के 4 प्रकार होते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। दांत के कितने प्रकार हो जाएंगे? दांत के 4 प्रकार हो जाएंगे। ठीक ना? इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए दांत के 4 प्रकार को हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं दांत के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? दांत के प्रकार के बारे में। देखिए दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और सबसे लास्ट मोलर। देखिए ये जो इंसाइजर होगा याद रखिएगा, हम इसको ऐसे दिखाएंगे, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक ना? तो आपको याद रखना है, एक मैं अगर इसकी संख्या का बात करेंगे, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर का, इसको क्या बोलते हैं? अग्र चवर्णक, कर्तनक, उसके बाद भेदक, उसके बाद अग्र चवर्णक, चवर्णक, ये सब बोलते हैं। तो इसको अगर हम लोग नंबर को याद करना है तो याद रखिएगा ICPM, और इसमें नंबर याद रखिएगा 2 1 2 3। क्या है या नहीं है अभी तो एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। 2 1 2। देखिए इसका मतलब हो गया कि इंसाइजर क्या है? ऊपर में, ऊपर के आधे में अगर ये आपका मौत हो गया, ये मान लीजिए मुंह हो गया, ये मुंह हो गया, तो इसके हमने 4 पार्ट कर दिए। हमने कितने पार्ट कर दिए? 4 पार्ट कर दिए। इसके हमने कितने पार्ट कर दिए हैं? 4 पार्ट कर दिए हैं। ये हो गया इंसाइजर, ये हो गया कैनाइन, ये हो गया प्रीमोलर, ये हो गया मोलर। ये भी क्या हो जाएगा? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ऐसे इधर भी क्या हो जाएगा? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ऐसे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। देखिए इंसाइजर कितने? 2 लिखा है ना, 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3। ये भी क्या हो जाएगा? 2 1 2 3। ये भी कितना हो जाएगा? 2 1 2 3। तो अब आप गौर से देखिए तो 16 को ऊपर में मिल जाएगा, 2 1 3 2 5 और 3 8, 8 इधर हो गया, इधर 8 को हो गया, इधर भी 8 को हो गया, तो 8 8 16, 16 को नीचे में 32 को दांत हो गया। तो अगर कोई बोलेगा आपको कि इंसाइजर ऊपर में या फिर आपके मुंह में इंसाइजर कितने होते हैं, तो 2 और प्लस 2, 2 आधा ऊपर हो गया और 2 आधा में हो गया, तो 2 और 2 4 हो गया ऊपर में और 4 हो गया नीचे में, तो इंसाइजर कितने हो गए? 8। कैनाइन का बात करेगा तो कैनाइन एगो इधर 2 गो, 3 4 हो गया। प्रीमोलर का बात करेगा तो प्रीमोलर 2 गो इधर, तो कितना हो गया? 4 गो हो गया, 4 गो नीचे में, ये भी हो गया 8 गो। और मोलर का बात करेगा तो 3 इधर और 3 इधर, तो 6 गो हो गया, 6 गो नीचे में। देखिए 32 गो हो गया।
12 8 20, 20 4 24, 8 32। याद रखिएगा दांत के इस टाइप्स को, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स को। इंसाइजर 8 गो होता है, केनाइन 4 गो होता है, प्रीमोलर्स 8 गो होता है, मोलर्स 12 गो होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए अब थोड़ा सा दांत के स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो देखिए मैं वो दांत का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। देखिए हम एक दांत का ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं। देखिए तो ये जो सबसे आउटर मोस्ट आपको व्हाइट कलर का दिखेगा, ये जो व्हाइट कलर का आपको दिखेगा जिस पे आप ब्रश करते हैं, दांत मंजन करते हैं, ये इसको हम बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल। इसको ये जो बीच में जगह दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डेंटाइन, यही सबसे मेन है, डेंटाइन। समझ गए ना? और इसको बोलते हैं हम लोग एपिकल फोरामेन, यहीं से ब्लड वेसल्स, ये इसी में से ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स मतलब खून की नली, ये सब के सब इसी से डेंटाइन में जाता है, दांत में जाता है, इसी नली से होते हैं, एपिकल फोरामेन बोलते हैं इसको। तो ये इनामेल हो गया सबसे आउटर मोस्ट। ये शरीर का सबसे मजबूत पार्ट भाग है हमारे शरीर में या फिर एनिमल जगत में। ये क्या होता है? सबसे मजबूत भाग है, ये ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आने का। इसमें जो है ना वाटर 2% होता है, मजबूत तो होगा ही, समझ में। और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि आपका कैल्शियम का फॉस्फेट सब होता है, ये 98% होता है इसमें जिसके कारण ये इतना मजबूत होता है। उसके बाद इसको हम बोलेंगे डेंटाइन। देखिए अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मीठा मीठा वस्तु सब कभी कभी खा लिए और खाने के बाद क्या करते हैं, दांत उत साफ नहीं किए, तो दांत नहीं साफ करने के बाद क्या करता है, इसी को, इस पे ऊपर में बैक्टीरिया जन्म ले लेता है। कौन लेगा? बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया यहाँ पे क्या बनाएगा? एसिड बनाएगा, अम्ल बनाता है, ठीक ना। और ये अम्ल क्या करेगा, इसी इनामेल को कमजोर करके और ये डेंटाइन को क्या करता है, खत्म कर देता है, खाना शुरू कर देता है, जिससे मुंह में दर्द, दांत में दर्द सब होना शुरू करता है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? दंत अस्थि क्षय। क्या बोलेंगे? दंत अस्थि क्षय। ये कब होता है? जब हम लोग मीठा वस्तु खाए, मीठी वस्तु खाए, दांत साफ नहीं किए। क्या नहीं किए? दांत साफ। एक सेकेंड, वेट वेट, नोट रिस्पॉन्डिंग। क्या हुआ? दांत साफ नहीं किए, और दांत साफ नहीं किए तो क्या बन गया इस पे ऊपर? बैक्टीरिया। क्या बना? बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या बनाया? अम्ल। और यह अम्ल क्या किया? दांत को नरम किया। क्या किया? दांत को नरम किया, नरम किया। इसके बाद यहाँ पे हो जाता है छिद्र। क्या होता है? छिद्र। दांत में क्या बन जाएगा? छिद्र, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? दंत अस्थि क्षय। दंत अस्थि क्षय। कोई दिक्कत? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं ये अभी तक हम लोगों के दांत के बारे में था। देखिए अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा आहार नाल। आहार नाल क्या होता है? आहार नाल हो गया हमारे जो पाचन से संबंधित जितने भी तंत्र हैं और उसके जितने भी भाग हैं वो सब क्या हो जाता है? आहार नाल हो गया। इसमें हम लोग को जनरली दो चीज़ पढ़ना होता है, देखते हैं वो मुख गुहा और उसके बाद ग्रसनी, ग्रासनली बहुत सारे हैं। देखिए मुख गुहा के अंदर जनरली हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? जीभ और दांत के बारे में पढ़ेंगे। जीभ और दांत पढ़ लिए हम लोग। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग जीभ और दांत के बाद क्या सब होता है। देखिए जब आप मुंह खोलते हैं तो आपको सबसे पहले जीभ दांत ये सब होने के बाद आप महसूस कीजिएगा ये वाला पार्ट, ये ठीक ना, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली। ग्रास नली के बाद भोजन चला जाएगा कहाँ पे? अमाशय में। कहाँ जाएगा? अमाशय में। और अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। और छोटी आंत के बाद कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में। यहीं पे आपको दो चीजें और पढ़ना है। एक पढ़ना है यकृत के बारे में और एक पढ़ना अग्नाशय के बारे में। समझिए ना? तो अब हम लोग शुरू करेंगे ग्रास नली को, जो आपके अगले क्लास में चलेगा। अगला क्लास आपका लास्ट क्लास रहेगा।
लास्ट क्लास रहेगा। इसी में अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रास नली के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आज थोड़ा सा लैगिंग प्रॉब्लम भी हुआ है, आगे से ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा, देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।